हेलो दोस्तों, तो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? पवन प्रबल क्रिया के अधीन, मरु उपांत, नदी प्रवाह के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, या अपतृण से बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विकल्प थे और सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा कि सही उत्तर है डी, जो व्याख्या के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? नंबर 1, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। नंबर 2, मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना। नंबर 3, वनस्पति की मृत्यु। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि सी है। ठीक है, केवल 1 और 3, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों के से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर है, यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सी, यह भौम जलस्तर को ऊपर ले जाता है। डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल भर देता है। तो सही उत्तर है इसका बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। तो ठीक है, आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। दूसरा, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। तीसरा, चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? सही उत्तर आप लोगों ने देख लिया होगा। सही उत्तर है बी, और बी ये रही इसकी व्याख्या, और व्याख्या के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य, या सभी चारों राज्य? सही उत्तर है डी, सभी चारों राज्य। ठीक है, यह है व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है बीज की कम आवश्यकता। नंबर 2 है मैथेन का कम उत्पादन, या नंबर तीसरा है बिजली की कम खपत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा डी है। ठीक है, 1 2 3, तो तीनों क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, ये रही व्याख्या को आप पढ़ के ठीक है पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। नंबर दूसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा है, मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो नीचे दिए गए जो कूट है उसमें हमें सही उत्तर चुनना है, और सही उत्तर इसका होगा बी में क्या है, 1 2 और 4 जो पॉइंट हैं वो क्या है? सही है। ठीक है, बाकी ये व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो नंबर ए है गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर। तो आपको सही उत्तर आप लोगों को जैसा कि ज्ञात हो गया होगा कि सही उत्तर इसका ए है गन्ना। ठीक है, यह है व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती हैं। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। नंबर 5वां है, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है इसका बी, 3, 4 और 5। ठीक है, तो तीसरे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट और 5वें नंबर का पॉइंट बिल्कुल सही है। ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? तो नंबर 1 है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। नंबर 2 है, रॉक फॉस्फेट और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता का साथ अनुप्रयोग संभव है। नंबर 3 है, पौधों के लिए पोषक बड़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। नंबर 4 है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। तो ये 4 पॉइंट नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, तो सही उत्तर आप लोगों ने जैसे देख लिया होगा सी, 1, 3, 4। 1, 3, 4 नंबर के पॉइंट जो है वो सही हैं। और ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? ठीक है, नंबर 1 है, पिछली फसल में अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है, और जिसका सही उत्तर आप लोगों को पता चल गया होगा डी है। 1, 2, 3 नंबर सही है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का भी उत्पादन घटा है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से हमें सही बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? तो सही उत्तर है ए, केवल 1 नंबर। ठीक है, ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्यों सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह फसल उपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षों की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअफवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया या चाय हो गई। ठीक है, सही उत्तर आप लोगों को जैसा कि ज्ञात हो गया होगा, सही उत्तर है इसका ए, कपास। ठीक है, व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में क्या है, गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब बर्ड चिप सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चौथा है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर जैसा कि आप लोगों को पता है सी है, केवल 1 और 4 नंबर का जो पॉइंट है वो सही है। ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? नंबर 1 है फसल विविध रूपण, दूसरा है सिंब आधिक्य, तीसरा है टेंसियोमीटर का प्रयोग और चौथा है ऊर्ध्वाधर कृषि। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं जिसे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही आंसर बताना है। सही उत्तर इसका है डी, 1, 2, 3, 4 क्या है जो है
इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां है खेती में बायोचार का उपयोग है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरणकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। तो सही उत्तर है इसका डी, 1, 2, 3 जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। नंबर 2 है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 3 है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 4 है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। ठीक है, तो उपयुक्त में से हमें सही कथन बताना है और सही कथन आप लोगों को जैसा कि पता होगा सही उत्तर इसका ए है, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 नंबर जो पॉइंट है वो सही है। ये रही इसकी व्याख्या के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नंबर 1 है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। नंबर 2 है न्यूनतम जोत को अपनाना। 3 है बागानी फसलों की खेती का परिहार। 4 है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। और 5वां है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। तो आंसर जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि उत्तर इसका सी है। सी में क्या लिखा हुआ है, 2, 4 और 5 नंबर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्यों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो बताना है, पहला है भूमि को की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग हमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर जैसे कि आप लोगों को दिख गया होगा नीचे लिखा हुआ है सी। ठीक है, केवल 1 और 3 नंबर पॉइंट सही है। ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो नंबर ए है मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। बी है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। सी है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। और डी है विशेष फसलों के लिए यह एक अप्रतीर्णनाशी बीडीसाइड्स और एक उर्वरक का संयोजन है। तो इसका आंसर जो है वो है बी, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। तो ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ठीक है, की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है। तो अभिनिर्धारित, ठीक है, GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। दूसरा है पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनके संबंधित परिदृश्य लैंडस्केप कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। तीसरा है इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन
ठीक है, की हैसियत से प्रदान करना। तो नीचे दिए गए कूट से हमें आंसर बताना है। जो सही उत्तर है इसका बी है, केवल दूसरा। ठीक है, तो बाकी ये रही इसकी व्याख्या, व्याख्या के अनुसार आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है का क्या महत्व है। ठीक है, तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें चौवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशन की ज़्यादा गुंजाइश है। तो नीचे दिए गए कूट से हमें आंसर बताना है। आंसर जैसा कि आप लोगों को पता है बी है। केवल 1, 2, 3 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, सही उत्तर है। ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो सही उत्तर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, सी सही आंसर है, धान। ठीक है, और बाकी ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोगों को सही उत्तर इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार सी बकथॉर्न थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है। तो यह नंबर 1 है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है हमें इसमें बताना है। तो सही उत्तर है इसका सी। केवल 1 और तीसरे नंबर का पॉइंट जो है वो क्या है, सही है। बाकी व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो नकदी और खाद्य दोनों सस्यों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक ही खेती में उगाना, पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है इसका सही उत्तर सी है, पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, और बाकी ये रही इसकी व्याख्या, व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग और अरहर, उपयुक्त में से कौन सी दलहन, चारा और हरी खाद के लिए रूप में प्रयोग होता है। तो हमें उत्तर आंसर बताना है। तो सही उत्तर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया वो डी। 1, 2, 3 तीनों क्या है, तीनों चीज़ों के लिए उपयोग में आती हैं। ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या, व्याख्या के अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा, उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखतया वर्षा आधारित फसलें हैं। ठीक है, तो सही उत्तर जैसा कि डी है। 1, 2, 3 तीनों फसलें जो हैं वो क्या है, वर्षा आधारित फसलें हैं। ठीक है, व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के निचले मैदान में यह विशेषता है कि यह वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। तो धान और कपास, धान, गेहूँ और जूट, धान और जूट और गेहूं और कपास। तो सही उत्तर जैसा कि आप लोगों को पता लग गया होगा सी है, धान और जूट। व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फैला है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग का होना आवश्यक है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर आप लोगों ने नीचे देख लिया होगा, सी है। कथन पहला सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। समझ गए, तो आंसर ये सही है। ये रही इसकी व्याख्या, व्याख्या के अनुसार आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्पेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है। तो एल्यूमिनियम हो गया, ताम्र हो गया, लोहा हो गया या टाइटेनियम हो गया। तो सही उत्तर है इसका डी, टाइटेनियम। ठीक है, व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनमें से पहला है, उनमें से किसी भी से भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा है, उनमें से कोई भी जल संकट वाले
जिले में स्थापित नहीं है। तीसरा है उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो डी, जैसा कि आप लोगों को देख लिया होगा, डी इसका सही आंसर है, कोई भी नहीं। ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बी सही उत्तर है, केवल 2। ठीक है, दूसरा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या के अनुसार आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? तो सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ठीक है, तो नीचे देखिए जो आंसर है वो हमें बताना है। सही उत्तर है इसका ए। 1, 2, 3 नंबर जो पॉइंट है वो सही है, और ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं अंतिम क्वेश्चन की, पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंतिम क्वेश्चन की, ये पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 3 में लास्ट अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, पार्ट 3 इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। चौथा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो इसमें आंसर बताना है हमें। सही उत्तर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बी। 1, 2, 4 नंबर के जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये व्याख्या है, व्याख्या के अनुसार आप लोग आंसर देख सकते हैं। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अभी पार्ट 3 में इसके लास्ट क्वेश्चन जो जितने बचे क्वेश्चन होंगे सारे पार्ट 3 में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम विश्व का भूगोल देखेंगे, फिर हम हिस्ट्री देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।